नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर। किताबों से निकलकर सड़कों पर आया था, किताबों ने ही दुनिया का सच समझाया था। लेकिन अब ये किताबें कहाँ हैं? शायद अलमारियों में। और उसी अलमारी से आज हमने एक किताब निकाली है और जिसका नाम है साइकिल की सवारी। और इसी साइकिल की सवारी पुस्तक के लेखक जो हैं हरिकेश कुमार जी, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब में किस तरह के इमोशंस हैं, किस तरह से उन्होंने अपने अनुभव को समाज के साथ साथ और तमाम चीज़ों को इसमें बेहतर तरीके से उतारने की कोशिश की है। समझेंगे और आपको भी समझाएंगे। नमस्कार हरिकेश जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। हरिकेश जी, देखिए आप एक लेखक हैं और लेखक के तौर पर आपने एक किताब लिखी है जिसका नाम है साइकिल की सवारी। सबसे पहले मन में एक सवाल आता है, साइकिल की सवारी ही ये जो टाइटल है आपकी बुक का, ये क्यों रखा गया? ये बताने से पहले ये लाइन में क्लियर कर दूं कि लेखक मैं हूं, सिर्फ मैं हूं नहीं जी। लेखक हर वो व्यक्ति है जो अपने घर में बैठा ना कुछ भी लिख रहा है जी। वो डायरी लिख रहा है, वो कोई ऐसा खत लिख रहा है, लेखक वो भी है। लेखक भी। तो लेखक सारे ऐसे हैं जिन्होंने भी अपना कुछ भी ऐसा हिस्सा लिखा है। हाँ, ये जरूर है कि किताब लिखने के बाद आदमी का परिचय ये बन जाता है कि वो राइटर है। तो मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर व्यक्ति अपने घर में जो कुछ लिखा है, जो कुछ भी करके रखा है, हाँ। अगर उसको कंपाइल करके रखे तो वो बुक में कन्वर्ट हो जाएगी। अपनी जिंदगी का हर इंसान लेखक है। उसको बिकने और सेलिंग से नहीं मतलब है जी। कि वो कितनी बिकती है, कितनी सेलिंग होती है। हो सकता है कि घर के 10 सदस्य ही पढ़ के उसको खुश हो जाए। बिल्कुल। तो सिमिलरली मैंने ऐसे ही सोचा था। हाँ। तो साइकिल की सवारी का जो पहला स्टार्ट है जी, वो कोरोना पीरियड में हुआ था। और कोरोना पीरियड में हुआ क्या कि खबर आई कि चूंकि हम लोग खबर के ही उसमें ढले हैं और 20 साल से चूंकि पत्रकारिता ही कर रखे हैं तो खबरों पर ज़्यादा निगाह रहती है। बिल्कुल। तो खबर आई कि कोरोना में एटलस साइकिल की कंपनी बंद हो रही है। बंद होते ही मेरे दिमाग में कौंधा कि यार पहली साइकिल मेरी एटलस ही थी, ये कंपनी बंद हो रही है। उस पूरे इतिहास के उसमें जो है मैं वापस चला गया। जी। और ये सोचते हुए कि जब मैं 8th में था, जब मेरी पहली साइकिल खरीदी गई तो कैसा महसूस कर रहा था। और क्योंकि मैंने देखा था कि मेरा बच्चा भी साइकिल को कैसे फील करता था जब उसके लिए लाई गई साइकिल, जब वो नर्सरी में था, तो मेरी भी फीलिंग्स वैसी ही थी कुछ। बस उसी को मैंने पिरोया और एक लाइन लिख करके मैंने नॉर्मल यूं ही पहले फेसबुक पे यूं ही डाला और उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। कई लोग बोले कि बहुत अच्छा लिखा है। किताब लिखने की कहानी यूनिवर्सिटी लेवल में शुरू हो चुकी थी मेरी। जी। 2-3 बार प्रयास किया गया लेकिन किताब पूरी हुई नहीं हुई। ऐसा होता है कि आप लिखते तो हैं पर फिर आपको ही लगता है कि अरे ये उतनी अच्छी है नहीं, या कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको मैं किताब में कंपाइल करूं, तो छोड़ दिया। मुश्किलें भी आती हैं जब आप लिखते हैं। तब किस तरह की सर मुश्किलें आती हैं जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं या करने की कोशिश करते हैं? सबसे पहली मुश्किल जो आती है ना वो ये होती है कि जब आप किसी का उसमें नाम डाल रहे होते हैं, किसी घटनाक्रम को आप जोड़ रहे होते हैं जी, तो ये भी डर लगता है कि कहीं सामने वाला बुरा ना मान जाए। पता लगा आपने किसी XYZ का नाम डाला और उसने बुरा फील कर लिया। मान लीजिए इस तो साइकिल की कहानी, तो साइकिल में तो एटलस क्या बुरा मानता जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप उस कहानी को पिरोते हैं, लंबा चलते हैं, तो आप कई ऐसी घटनाक्रम, ये संस्मरण है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि संस्मरण है, यादों पे रखी गई किताब है। तो इस किताब में बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे जीवन काल में आए जी, तो वो सारे के सारे इसमें शामिल हैं। कुछ लोगों को तो मैं दरिद्रा देके कह सकता हूँ कि भाई आप बुरा मत किया इसलिए मान रहे हैं, शांति से बैठे रहिए। हाँ जी। घर के लोग हैं उनको मैं बोल दूंगा, मित्र यार उनको भी बोल दूंगा यार क्या मजा लो चुपचाप। नाम दिया तो दिया, लेकिन कुछ लोगों का नाम नहीं दे सकता था तो उन लोगों का नाम नहीं भी दिया हूँ। बिल्कुल। तो जाहिर बात है कि मान अपमान सम्मान इन सब चीज़ों से लोग लड़ते हैं। तो किताब लिखने की सबसे पहली परेशानी यही है कि जब आप कोई कहानी लिख रहे होते हैं तो उसको लिखने में आपको महसूस होता है कि यार ये बाधा उत्पन्न होगी, ये लाइन नहीं आएगी, ये लाइन ठीक नहीं है। शब्दों का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप किस तरीके से चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना कि शब्द आप लिख तो देंगे, बिल्कुल आपको मजा आ रहा है कि अब शब्द आप लिख दीजिए, लेकिन पढ़ते वक्त हो सकता है कि मन खट्टा हो जाए कि क्या गंदा गंदा लिखा हुआ है, या फिर सामने वाले जो हमारे दर्शक हैं जो किताब पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा वो क्या कनेक्ट कर पाते हैं। मैं हमेशा मानता हूँ। आप गाने को भी देखेंगे ना तो गाने जैसे पीछे के जो गाने हैं और जो अब के गाने हैं
उनमें फ़र्क क्या है? अश्लीलता, फूहड़ता, शब्दों का यूज़, बिल्कुल। ये चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पुराने गाने आपको अच्छे लगते हैं? हम्म, क्योंकि आप भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, प्रेम प्यार की ही बात हो रही है उसमें, बिल्कुल कुछ और दूसरी बात नहीं हो रही गानों जी। में। लेकिन आप माँ बाप के साथ बैठ कर आराम से सुन लेते हैं हाँ पुराने गाने, हाँ, क्योंकि गानों में एक दायरा होता है, शालीनता होती है। शालीनता होती है, दायरा होता है तो चीजों किताबें भी इधर बीते बीते दिनों में बहुत बिगड़ी हैं। का। जी। शब्दों का जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं, आप रोजमर्रा की चीजों को रोज लिख करके किसी को प्रस्तुत नहीं कर सकते ना। हम्म हमेशा उसमें कुछ ना कुछ आप बनाओ, श्रृंगार, सजावट करेंगे, हम्म, तभी तो प्रस्तुत करेंगे। हम्म, कोई आता है तो घर में क्यों आप ड्राइंग रूम साफ करते हैं? हम्म, जबकि आप जानते हैं कि ड्राइंग रूम में आपके कपड़े भी पड़े होते हैं, कुछ और जी। भी चीजें होती हैं, हम्म, लेकिन जब भी कोई आता है साफ सुथरा करते हैं। हम्म, इसीलिए क्योंकि सहज हो सके, अच्छा लग सके, बढ़िया लगे। बिल्कुल तो यही किताब के साथ भी है। लिखते बिल्कुल। वक्त ये समस्याएं आती हैं आती हैं कि आप किन शब्दों का इस्तेमाल करें, कैसे चयन करें, जी। ये सब चुनौतियां होती हैं। बिल्कुल चुनौतियां होती हैं। और जो लेखक हैं जो उस किताब को लिख रहे हैं, सारी यादों को समेट रहे हैं, जैसा कि आपने बताया यादों की एक किताब है, तो यादों को समेटने, एक किताब भर में यादें समेटी नहीं जा सकती, लेकिन अगर एक लेखक बहुत कुछ यादों छूटती को है, ये बात बहुत सही कह रही हैं आप, क्योंकि समेटने इसमें की हाँ, बात कहें तो मतलब मजा ही आ जाता है कि नहीं, लेखक बातें के छूटती दिमाग हैं, में बातें जी। छूटती हैं, ये श्योर है। क्या और आपका इस बुक में कुछ छूट गया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, छूटने का तो क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज लिख दिए, तो सामने वाला तो जान नहीं रहा है कि आपसे हाँ कुछ छूटा है। जी, आप जान रहे आप हैं। जान रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि जैसे आप कोई चीज लेकर जाइए, हम्म, जैसे कुछ भी आप लेकर जाइए, तो सामने वाले को नहीं पता है कि आप उसमें और क्या क्या देना चाह रहे थे। जी, आपने जो दिया उसको एक्सेप्ट होना चाहिए, उसको अच्छा बिल्कुल। लगना चाहिए। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो कम ज्यादा भी हो सकता है। तो हम्म, किताब में भी यही होता है कि आपके पास अगर कहानी कोई छूट भी गई है, तो आप उसको सोच के बैठेंगे नहीं कि यार ये छूट गई। हाँ। वो आपके लिए तो छूटी है, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाले के लिए छूटी है। बिल्कुल वो सही जितनी कह रहे कहानी हैं। पढ़ रहा है उतनी काफी है। उतनी काफी है। हरिकेश जी, अभी आपने अपनी बातों में बताया कि हर कोई लेखक होता है, लेकिन लेखक से पहले आपने 2 दशक तक लंबी पारी पत्रकारिता मीडिया में, की। पत्रकारिता में दी है। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है, क्या मीडिया से रिलेटेड या फिर मीडिया से जुड़ी हुई कोई बातें आपने अपनी किताब में शेयर की हैं? अभी ये किताब आनी है, जी प्रोसेस में है, जी जो अगले एक आध हफ्ते में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आ जाएगी। जी। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं मीडिया से हूँ तो वो नहीं आएगी, ये संभव नहीं है। वो कहीं ना कहीं तो आकर छू ही जाएगी जी, टच तो करेगी जी। तो ये पार्ट फर्स्ट है। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि पार्ट 2 भी आएगी। तो पार्ट बिल्कुल। 2 में फिर मीडिया का ही एरा होगा, क्योंकि तब तक मैं ग्रेजुएशन पार कर चुका हूँगा। ये चूंकि कहानी तीसरी और चौथी से शुरू है, जब मैं तीसरी और चौथी में पढ़ता था। यानी कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 है। पार्ट 1 को आपने कौन सी कक्षा से शुरुआत की? शुरुआत तो ओपन जब होगा तो 8वीं में हूँ, जब मैं आप 8वीं साइकिल में पहली हैं। खरीद रहा हूँ। जी। लेकिन फिर कहानी साइकिल पर ही तो है नहीं। हाँ साइकिल के बाद तो कहानी निकलेगी। हाँ फिर शहर शहर घूमूंगा मैं। जी। जिन जिन शहरों में मैं रहा हूँ, आजमगढ़, बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर, जहाँ जहाँ भी रहा हूँ, मथुरा में स्कूलिंग रही है, तो इन सारे शहरों को मैं छूऊंगा ना। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 3 शहर तो ऐसे हैं जो आध्यात्म के सबसे बड़े शहर हैं। बिल्कुल। मथुरा हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया। तो अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें भी हमें हाँ, आपकी बिल्कुल पुस्तक आएंगी, में देखने को बिल्कुल मिलेगी। मिलेगी। कहीं ना कहीं उसका जो संस्कृति है या फिर चूंकि जो मरहम है वो देखने को इलाहाबाद मिलेगा। यूनिवर्सिटी से आप पढ़े होंगे ना, हाँ जी। तो आपको दर्शन पढ़ने को मिलेगा, बिल्कुल। समाजशास्त्र पढ़ने को मिलेगा। आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो भी लोग पढ़ा जाएंगे जी। और बाकी हिंदी लिटरेचर में तो हमारा सब्जेक्ट ही रहा है। हाँ तो इन सारी चीज़ों का उसमें गड्ढमड एक तरीके से ठीक ठाक समावेश है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जब मैं बनारस लिख रहा हूँ उसको आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ जब मैं इलाहाबाद लिख रहा हूँ तो भी अच्छा लगेगा। हाँ। मथुरा के बारे में बता रहा हूँ तो भी अच्छा लगेगा। उसकी पुरानी कहानियाँ छोटी 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 छोटी, जी जी। कोई कहानी ऐसी नहीं कि बहुत बड़ी है। हर कहानी एक पन्ना पलटती बदल जाएगी। बिल्कुल। तो कई छोटी कहानियों का संग्रह है। संग्रह है। हरिकेश जी, जैसे जो हमारे इमोशंस होते हैं, किताब में कई तरह के इमोशंस हम देते हैं। आध्यात्मिक तौर पर भी देते हैं, प्रेम के तौर पर भी देते हैं, धर्म के तौर पर भी देते हैं, कुछ हम राजनीति के तौर पर भी दे देते हैं क्योंकि हम मीडिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कई सारे तथ्य होते हैं, कई चीजों का समावेश होता है। आपकी किताब में भी, आपकी पुस्तक में भी हमें ये सारा समावेश देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। उसका रीजन ये है ना कि जब साइकिल आप लेंगे जी, तो साइकिल का क्या क्या यूज होता है ये हर युवा मन जानता है। जी। 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में आपने साइकिल का क्या क्या यूज किया है, सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया, वो आप समझते रहिएगा। लेकिन वो साइकिल किसके किसके पीछे गई है, कहाँ कहाँ गई है, वो सब होगा। इसी तरह जब मैंने पहले कहा कोरोना काल में लिखा हूँ, तो कोरोना में जो साइकिल का सबसे ज्यादा प्रयोग दिखा वो मजदूरों द्वारा, एक ऐसे वर्ग द्वारा दिखा। वामन अवतार एक है,
तो वामन अवतार को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सब जानते हैं, मिथ में एक अपने यहाँ की वदंती में ये कहा गया कि वामन अवतार, वामन को ये कहा गया कि भाई आप पूरा अपने कदम से नाप लीजिए और जितनी जमीन आप नाप सकते हैं वो आप ले लीजिए। तो वामन क्या किए कि पहले कदम में एक लोग, दूसरे कदम में दूसरा लोग और तीसरे कदम में तीसरा लोग, ये नाप दिए। हाँ। तो मुझसे वहां से एक पॉइंट ये निकला कि हमारे यहाँ जो मजदूर वर्ग जब कोरोना काल में अपने अपने यहाँ से डिपोर्ट किया गया, वापस भेजा गया, अपने अपने शहरों में जाने को बाध्य हुआ, वो साइकिल से 1200 मील चला गया। बिल्कुल। दिल्ली से निकला, कहीं से भी निकला, जहां से निकला वो अपने घर गया जो, तो बिहार और कलकत्ता और जाने कहां कहां तक चला गया। इतनी लंबी दूरी तय करने से मैंने सोचा कि भाई ये तो बड़ा गजब का वो है, क्योंकि साइकिल मैं खुद जब चलाया था तो 20 किलोमीटर चला नहीं पाया था जिस समय 8th में था। ठीक है, छोटा था, लेकिन 20 किलोमीटर में चलाने में थक गया था जी। और मैंने उसका भी एक उसमें भाव दिया है कि कैसे मैं उस समय महसूस कर रहा था कि मैं साइकिल रेसर बनना चाहता था। और हुआ क्या कि वो मुझे बता दिया कि भाई 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला पा रहे हो तो साइकिल रेसर क्या खाक बनोगे। तो ऐसी स्थिति में मैं ये बता सकता हूँ कि उस साइकिल को भी मैंने ड्राइव किया है। बिल्कुल सर, वो वक्त जब हम याद करते हैं तो हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं। 2020 का वो वक्त था जब हम सड़कों पे देखा करते थे कि कोरोना में लोग अपने घर पहुंचने के लिए साइकिल से दौड़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं। तो जब ये किताब में चीजें पढ़ने को मिलेंगी तो आनंद एक अलग ही होगा। उस कहानी में उस लाइन का जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने वहां पे क्लिक किया था। एक साइकिल से एक बंदा था जो गया बिहार में कहीं किसी गांव देहात में, और जैसे ही वो घर पहुंचा तो घर वाले खुश, चलो आ गया। हाँ। लेकिन अगले पल वो हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। वो इतनी खुशी नहीं, वो घर वाले नहीं, वो साइकिल चलाते चलाते इतना थक चुका था। मैं ये बता रहा हूँ, वो कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो प्रभाव आप देखिए ना कि उसने साइकिल रोज इतनी थोड़ी चलाई थी कि वो 1000 किलोमीटर चला जाएगा। लेकिन उस दिन वो जान जोखिम में डाल के गया और अंततः घर में पहुंच तो गया लेकिन मृत हो गया। तो वो भी थोड़ा दुखदाई था, उसका जिक्र नहीं है, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ बिल्कुल कि इन सब चीजों ने मुझे लिखने के लिए उद्वेलित किया और फिर मैं लिखता चला गया। बिल्कुल सर, फर्स्ट पार्ट की बात की है, सेकंड पार्ट की बात करें तो फिर कहाँ तक हम पहुंच पाएंगे उसमें, और किन किन चीजों का समावेश हम देख पाएंगे, किन किन चीजों को हम छूने की कोशिश करेंगे? बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ ऐसा अनुभव शेयर कर दीजिए। चूंकि यूनिवर्सिटी में भी मैं रहा, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा रहा, क्या क्या हुआ, वहां भी साइकिल थी जी। ट्यूशन कोचिंग जाना होता था तो साइकिल होती थी, तो साइकिल वहां भी चलेगी। ये मैं नहीं कहूंगा साइकिल वहां नहीं चलेगी। फिर साइकिल पर क्या क्या होता था ये भी बता देता हूँ। सब्जी ले आना, सामान ले आना, राशन ले आना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग कलेवर है। जब वहाँ सिविल की प्रिपरेशन करते हैं तो उसका एक अलग कलेवर है। वहाँ पर आपको भोजन खुद ही ले आना, इकट्ठा करना है, बनाना है जी। तो साइकिल ही बच्चों के पास है वहाँ पर, उस समय हुआ करती थी। अब तो क्या सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला करके मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की कहानी होगी। यूनिवर्सिटी के बाद उसमें फिर जब मीडिया में गया हूँ तब की भी कहानी होगी। हाँ, मीडिया में नहीं कह सकता कि मैं साइकिल से जाता था जी, क्योंकि जब माइनिंग मीडिया में हो गई तो फिर आप साइकिल से तो नहीं जाते हैं। तो उस समय साइकिल थी भी नहीं, स्कूटर वगैरह आ गए थे या दो पहिए वाहन आ गए थे। फिर रिपोर्टिंग में आपको बहुत दूर जाना होता है, 50-50 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, तो फिर आप वाहन बदल देते हैं, फिर साइकिल से आप नहीं जा सकते। तो वो सीन भी है। फिर मीडिया की कहानी भी उसमें जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी। मीडिया में होने वाली घटनाएं, फिर उसकी तथ्य, फिर बहुत सारी चीजें। तो साइकिल पर सवारी चलेगी वहां पर भी, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद जाकर के गायब हो जाएगी और फिर कहानियां दूसरी हो जाएंगी। बिल्कुल सर, साइकिल की सवारी जब नाम आता है तो एक संदेश देने की भी कोशिश की जाती है कि अगर हमने कोई किताब लिखी है तो युवा मन पर या फिर बुजुर्गों पर, जिस भी वर्ग का वो इंसान पढ़ रहा है, एक संदेश लेकर जाए, एक संदेश उसे मिले कि इस किताब को पढ़ने के बाद उसने कुछ सीखा। आपकी किताब के जरिए किस तरह का संदेश आपने देने की कोशिश की है? बहुत बढ़िया बात है। संदेश इस किताब में चूंकि आपको मिलेगा नहीं ढूंढे हुए, जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इसका प्रभाव मैं ये मानता हूँ। हाँ। इस किताब में एक चीज मैंने हर वक्त मेंशन की है कि जीवन में संघर्ष जो है वो सतत है, वो होगा ही होगा। संघर्ष आप जरूरी है। बहुत अच्छे भी होंगे तो भी आप संघर्ष किए होंगे, आप नहीं भी कर पाए होंगे तो भी संघर्ष करेंगे। तो संघर्ष, वैसे परीक्षा का दिन है, इस समय आने वाली परीक्षाएं हैं, तो बच्चों के लिए भी उसमें एक संदेश है कि भाई डरना नहीं है। बिल्कुल। और मेरा मानना यह है कि जो बच्चे सुसाइडल अटेम्प्ट कर जाते हैं, सुसाइड कर जाते हैं,
बहुत दुखदाई होता है। बिल्कुल। उनको पता नहीं होता है कि उनके सुसाइड से उनके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हारना नहीं है, संघर्ष करिए, संघर्ष जीवन का हिस्सा है, वो बिल्कुल। होके रहेगा। संघर्ष करके निकलिए। और मेरी पूरी पूरी किताब में जहाँ जहाँ जो जो कहानियाँ हैं वो सारी यही कहानियाँ हैं कि आपके हिस्से में संघर्ष है, रहेगा, उससे भय खाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी चीज़ है कि जैसे जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो अंधेरा तो हर वक्त होता है, बिल्कुल। प्रकाश अपनी स्थिति बताता है कि मैं प्रकाश हूँ। वो कहते हैं ना कि संघर्ष अगर तेरे हिस्से है हाँ, तो जीत भी तेरे हिस्से होगी। तो आपको संघर्ष अगर करना है, संघर्ष करके ही आप जीत की सीढ़ी चढ़ पाएंगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जीत हार से उसकी तुलना करनी ही नहीं है। मैंने पूरी किताब में यही लाइन लिखी है कि जीत हार से उसकी तुलना नहीं करनी। बिल्कुल। आपको तुलना करने पे आ गए तो फिर तो बहुत दिक्कतें हैं। हाँ हाँ। तो तुलना क्यों ही करनी है। संघर्ष है, संघर्ष को संघर्ष की तरह लो, करो, निकलो, आगे बढ़ो। बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है कि आप वैसे ही करते रहिए। और इसमें संदेश यही है कि जीवन का संघर्ष आएगा, उसको जीते जाइए, उसको आपको पार करना जीते है। जाइए। बिल्कुल। पार हुआ नहीं हुआ वो तो तय होता रहेगा। जी जी बिल्कुल। जीना आपका पहला फिलॉसफी है कि आपको जीवन मिला है तो जी के निकलना है, तो आप जी जाए। बिल्कुल। हरकेश जी, आपने कहा कि इस जो पुस्तक आपने लिखी है इसमें कई भाव हैं, प्रेम से लेकर धार्मिक, राजनीतिक और हर तरह का सांस्कृतिक समावेश नजर आया है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन सा था जिसने आपके मन को छुआ? नहीं, किताब के हर हिस्से को तो मैंने बहुत भावनात्मक तरीके से लिखा ही है। अगर इशारा आपका उधर है कि प्रेम वाले हिस्से पर नहीं, अगर वो इशारा है तो वो गुदगुदाएगा, युवाओं को जरूर गुदगुदाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि कहीं हो सकता है कि उनके जीवन की नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टोरी जहाँ जहाँ छोटी छोटी है, क्या साइकिल खरीदते समय आपका प्रेम भाव नहीं उभरता है? जब आप साइकिल आप पहली बार खरीदे, या कोई बच्चा स्कूटर खरीदा, मैं स्कूटर की भी बात करता हूँ, तो उसी तरह प्रेम का भी हिस्सा है कि जो आकर्षण होता है, आकर्षित होते हैं आप। प्रेम के लिए मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि प्रेम भीतर होता है, मतलब नहीं होता है और होता है। इसका फर्क समझिए ऐसे है कि जिसको प्रेम होता है उसको प्रेम कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बिल्कुल। उसमें कोई बंधन नहीं है। सामाजिकता के दायरे में आप बंधते तब हैं जब आप जान जाते हैं कि समाज इसको बुरा मानेगा, इसको अच्छा मानेगा, इसको खराब मानेगा। जब आपकी माँ कह देती है कि नहीं नहीं देखो वहां नहीं करना है, हाँ। जब पिता कह देता है कि नहीं तुमने ऐसे कैसे कर लिया, वो डर आपको रोकता है। लेकिन अगर डर छोड़ दीजिए आप बच्चों को, तो फिर देखिए उनके प्रेम का भाव। सर 80 के दशक के प्रेम की भाव की बात करें और आज हम 2025 में बैठे हैं, यहाँ पर प्रेम के भाव की बहुत डिफरेंस सर आपको नजर नहीं आता है? अगर हम मुझे अंतर नजर नहीं आता होता, मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ। जिस समय आप 80 के दशक की बात कर रहे हैं, प्रेम तो वैसे ही वो बचता है। वो जाना आपने आज है ना, आपको लग रहा है कि डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं होता है। जैसे गुलाब है ना, तो गुलाब 10,000 साल पहले जब खिला होगा तो गुलाब ही रहा होगा। कमल 10,000 साल पहले खिला होगा तो वही रहा होगा, खुशबू भी उसकी वही रही होगी। बिल्कुल। आपने आज जाना ना, तो हमारे आपके जानने का समय काल बदल गया, लेकिन वो व्यवस्था तो पहले से ही है। वैसे ही तो प्रेम पहला भी वही था, अंतिम भी वही होगा, आगे भी जब भी कभी होगा वैसा ही होगा। सर साइकिल की सवारी नाम से ऐसा लगता है अखिलेश यादव से कोई कनेक्शन तो नहीं है इसका? नहीं, इससे बिल्कुल बचिएगा। साइकिल की सवारी में कोई राजनीतिक तथ्य इस तरह का है ही नहीं कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ। साइकिल की सवारी हमारी साइकिल है, आपकी साइकिल है जी, हम सबकी साइकिल। हाँ, हम सबकी साइकिल है, तो बचपन में हम पहली बार खरीदते हैं। शुरुआत भी मेरी वहीं से है। ये वक्त सबके जीवन में आता होगा ना सर कि आप साइकिल पर चढ़ते हैं, साइकिल से आप पढ़ने जाते हैं, साइकिल से आप कई तरह के अनुभव करते हैं। भाई तब साइकिल में पीछे डंडे नहीं आते थे। हाँ। तो साइकिल आपको बड़ी साइकिल मिल जाती थी सीखने के लिए। उसमें घटना एक लिखी है मैंने कि मैं था तो थर्ड में और साइकिल मुझको मिल गई 24 इंच की। अब जितना आपका कद है उसके हिसाब से दुगनी हो साइकिल है। चढ़ेंगे कैसे आप, चलाएंगे कैसे? तो उस समय एक टेक्निक हुआ करती थी जो आज नहीं देखने को मिलती है, कैंची। अच्छा। तो कैंची साइकिल आप चलाते हुए देखेंगे तो उसका एक बड़ा सर्कसी अंदाज था। डंडा पकड़िए, हैंडल पकड़िए, पाँव को डंडे के बीच में डालिए, एक पाँव उस पैडल पे, एक पाँव इस पैडल पे, बड़ी मुश्किल से बैलेंस होता था। और उसमें 4 बार 10 बार गिरता था बच्चा जी, छोड़ता नहीं था। नहीं। संघर्ष का वही है कथन कि वो गिर रहा है, चोट लग रही है, छिल जा रहा है और फिर साइकिल लेके खड़ा होकर फिर चला रहा है। यानी आपके मन की ताकत इतनी ज्यादा शक्तिशाली है उसको पकड़ने के लिए, चलाने के लिए, कि आप उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। और लालच तो है। बिल्कुल।
सर उस वक्त 80 के दशक की आपने अपनी किताब में बात की है, बहुत सुंदरता के साथ जिस तरह से आपने समझाया, बहुत सारे तत्व नजर आ रहे हैं। अभी तक तो मैंने पढ़ी भी नहीं है, उसके बाद मैं समझ पा रही हूँ कि इसका क्या प्रभाव पढ़ने के बाद लोगों पर या मेरे मन पर जो पड़ा है वो बहुत ही सबसे ज्यादा संघर्षमय जो आपने बताई वो चीज बहुत मन को छू गई। लेकिन क्या सर, एक चीज और जानने की मैं कोशिश करूंगी, अगर आप समझा पाए तो, आज के युवा को लेकर और उस वक्त के युवा को लेकर जो साइकिल को लेकर मन में जो इच्छाएं होती थी या जिस तरह का भाव रहता था, क्या आज भी वही हम देख सकते हैं युवाओं में, या फिर वो उस मन के भाव को वो छू सकते हैं? साइकिल युवाओं के आकर्षण का हिस्सा है ही नहीं, साइकिल बच्चों के मन का हिस्सा है। मुझे लगता है 8th और 7th और 6th 5th इस तरह के बच्चों का हिस्सा है वो। जैसे आप युवा हो जाते हैं 10th में 11th में पहुंच जाते हैं, थोड़ा तरुण हो जाते हैं, वो तरुणाई का रंग बदल जाता है। साइकिल वो रहेगी, आप लेके भागेंगे, लेकिन वो साइकिल लेके जिसके पीछे भागेंगे वो तरुणाई का हिस्सा है। उससे साइकिल का संदर्भ नहीं है, साइकिल का प्रयोग है। लेकिन जो साइकिल के प्रति प्रेम और आकर्षण है ना, वो बचपने का है। तीसरा, चौथा, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, इन सब क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जब साइकिल लेते हैं या खरीदते हैं, वो साइकिल के प्रति प्रेम या आकर्षण होता है। लेकिन जब साइकिल आप ले लेते हैं, जब तरुण हो जाते हैं जी, तो फिर आकर्षण कहीं और हो जाता है। बिल्कुल सर, इस किताब को आपने लिखा है, आपने अनुभव किया है, आपके अपने भाव हैं। आप कुछ चंद शब्दों में कुछ बेहतर जो आपको सबसे ज्यादा मन को छू गया हो वो किस्सा हम थोड़ा सा आपसे सुनना चाहेंगे। सारे किस्से बस तो सब बेहतर ही होंगे सर, क्योंकि अपना आपने अनुभव शेयर किया है और अपना अनुभव हमेशा बेहतर ही होता है। लेकिन कुछ ऐसा हम जानना चाहेंगे जो जिस किताब का निचोड़ बताए। हाँ, 2 किस्से हैं इसमें। एक किस्सा ये है कि जब साइकिल मैं सीख रहा हूँ और जब चला लिया हूँ, चलाने के बाद क्या होता है कि जब साइकिल ले आता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं साइकिल चला करके जग जीतने वाला हूँ और रेसर बनूंगा जी, और मतलब एथलीट में जाऊंगा और बढ़िया रेसर बनूंगा। उसी भाव में क्या होता है कि मैं एक पत्र पहुंचाने पिता के लिए निकलता हूँ और रास्ते के मील के पत्थर देखता चल रहा हूँ कि 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। मथुरा के हिस्से से दूसरे हिस्से में जा रहा हूँ, गोवर्धन जगह है वहाँ पर। तो उस रास्ते पे जब जा रहा हूँ तो मैं 1-1 मील का पत्थर देखता हुआ जा रहा हूँ, और 12-14 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते मेरी हालत इतनी खराब होती है कि मैं सोच नहीं पाता हूँ कि अब 23-24 किलोमीटर जाऊँगा कैसे जी। उस समय जो हालत है और जो सोच रहा हूँ वो मनोभाव पढ़ने लायक इसलिए है क्योंकि आप सोचते बहुत कुछ है, लेकिन जब रियल चुनौती सामने आती है तो लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक है जी। तो फिर वहां पर एक तर्क मेरा हमेशा ये है कि अगर आपके पास जुनून है, अगर आपके पास उस क्षमता है कि वो आप करने की अपने भीतर कैपेबिलिटी ले आने की कोशिश करते हैं, तो उससे लड़ने और संघर्ष करके जीतने की क्षमता आप पैदा करते हैं। बिल्कुल। मैं शायद वो नहीं कर पाया, तो मैं साइकिल रेसर नहीं बन पाया। एक घटना वो है, और दूसरी घटना ये है कि भाई जब आप कहीं मोहपाश में फंस जाते हैं, प्रेम में फंस जाते हैं, तो फिर आप कैसे करते हैं, तो अब इतना ब्रीफ उसमें करने लायक है नहीं। हाँ। लेकिन आप पढ़िएगा तो मजा आएगा, मेरा ऐसा मानना है जी। बिल्कुल नहीं सर, मैं उम्मीद करूंगी जब भी आपकी ये किताब आएगी आप मुझ तक जरूर पहुंचाएंगे इसकी एक कॉपी, और मैं इसे जरूर पढ़ना चाहूंगी। और इस किताब के लिए सर आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और आप यहाँ पर आए, इतना आपने अपना अनुभव शेयर किया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद। थैंक यू। तो देखिए, हरिकेश जी ने अपने अनुभव को जिस तरह से साझा किया और जितनी चीज़ें हमें और आपको समझ में आई कि इस पुस्तक में कई तरह की रोचक चीज़ें हैं, भारत की कई चीज़ों को लेकर तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ लेखक साहब गए वहाँ का अनुभव आपको इस किताब में देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक झलक से लेकर प्रेम, धार्मिक, राजनीतिक, और जो एक बच्चे के मन की उत्सुकता होती है, जो एक भाव होता है कि जब छोटा बच्चा होता है उसके मन में क्या उथल पुथल चलती है, उस चीज़ को समझने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो जब भी ये किताब आए आप ज़रूर इसे पढ़िएगा, और मैं भी ज़रूर पढ़ूंगी और बताऊंगी भी कि ये किताब आ चुकी है। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।